हेलो हिमांशु, अंशिता, मधु, सैम, विनायक. Is it audible? Now it's audible or not? प्रेम विश्वास, चेतन, आनंद, गोविंद, अब सुन पा रहे हैं सब लोग? चलिए जी, once again let me wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Akash Byju's NEET YouTube live session. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर इस समय आपके साथ लाइव हूं जी इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. कुछ थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था भाई, टेक्नोलॉजी है तो कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है, लेकिन हमारे पास समाधान भी है. सो आपकी पेशेंस के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. चलो, तो एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक जील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं. राइट? हर्षिता, शिवम, हिमांशु, जया पटेल. ओके जी, सो यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर बायोकेमिस्ट्री. चलिए जी, वन बाय वन हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम्स आल्सो. सो बस एक बात का ध्यान रखना है, चाहे प्रश्न देखते आपको पता होगी भाई पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है, लेकिन सारे ऑप्शंस जरूर पढ़िएगा. चलिए जी, मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, बेहतरीन परफॉर्मेंस दीजिएगा. चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन पे. सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा. Which of the following is not a secondary metabolite? Let me repeat. Which of the following is not a secondary metabolite? इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? ठीक है जी. रबर, राइसिन, मॉर्फिन, एस्पार्टिक एसिड. कार्तिक, गुरप्रीत, मिस्टर गोस्वामी, कनिष्क, जया पटेल. एक बार प्यारे प्यारे लाइक्स का राउंड भी हो जाना चाहिए भाई. ओके, चलो मैं सबसे पहले बताता हूं कि प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है. सैयद ने, रंजीत ने, जया ने, सागर ने, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है. आपका जवाब सही है भाई. एस्पार्टिक एसिड इज द करेक्ट आंसर. एस्पार्टिक एसिड इज एन अमीनो एसिड. पर हम एक बार समझ लेते हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, है ना प्रेम? सुनो मेरी बात. एक सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस, दैट इज टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म. राइट? मेटाबॉलिज्म में आ जाता है एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इज बिल्डिंग अप रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन रिएक्शंस. Now, the chemicals that form the intermediates or the products in metabolic pathway, they are called metabolites. Metabolite दो तरह के होते हैं, primary metabolites and secondary metabolites. Now, let's understand difference क्या है. हिमांशु बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का अंतर समझते हैं. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं बेटा विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिनका डायरेक्ट रोल है. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? रबर हो गया, राइसिन, मॉर्फिन, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं. एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स ये बनाते हैं बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो जो हमारा प्रश्न था उसका सही उत्तर होगा बेटा एस्पार्टिक एसिड. एस्पार्टिक एसिड क्या है? इट इज एन अमीनो एसिड. आपको अमीनो एसिड्स पता है ना? आज मैं ढेर सारे अमीनो एसिड्स आपको रिवाइज करवाने वाला हूं. विशाल बेटा, अगला सवाल. Which of the following is true about compounds present in acid insoluble pool? किसी सेल की केमिकल कॉम्पोजिशन को जानने के लिए हम मॉर्टर एंड पेसल में ग्राइंड करते हैं. आप लिवर पीस ले लीजिए या प्लांट का कोई भी टिश्यू ले लीजिए, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड करके फिर हम उसे एक फनल में एक कॉटन लगा दिया या चीज क्लॉथ लगा दिया, उसके थ्रू फिल्टर कर देते हैं. कुछ चीजें फिल्टर होके नीचे आ जाती हैं, फिल्ट्रेट कहलाती हैं. कुछ चीजें फिल्टर नहीं होती, वो रिटेंटेट कहलाती हैं. नाउ, which of the following is true about the compounds which are present in acid insoluble pool? Acid insoluble pool में क्या होंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो उनके बारे में हमें बातें देखनी. पहला है, they have a molecular weight more than 1000 daltons. Okay? They are called macromolecules. ये तो मैंने आपको क्लू दे दिया. आगे बढ़े. लिपिड मॉलिक्यूल्स, दे वे लेस देन 1000 डाल्टन्स बट स्टिल दे बिलोंग टू एसिड इनसॉल्युबल पूल्स. देखो, लिपिड जो है, बिकॉज वो वेसिकल्स बना देते हैं, वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं. डी इज द करेक्ट आंसर. आस्था ने सही जवाब दिया है. चलो एक बार डिफरेंसेस देख लो. एसिड इनसॉल्युबल एंड एसिड सॉल्युबल पूल में जो सब्सटेंसेस हैं उनके
डिफरेंसेस देखो। एसिड सॉल्युबल पूल जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घुल जाएंगे, दे हैव अ मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन्स। एसिड इनसॉल्युबल पूल में मॉलिक्यूलर वेट इज अबव 1000 डाल्टन्स, तो वो फिल्टर होके नहीं आ पाए। ठीक है जी। लिपिड्स के बारे में ये विशेष बात है, लिपिड्स हैव अ मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन्स। तो लिपिड क्यों फिल्टर नहीं हो पाते? वो इसलिए क्योंकि वो वेसिकल्स बना देते हैं, इसलिए वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में रहते हैं। तो हमारे सेकंड प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर है? एक्साइटेड है? जितने भी बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम। बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। रिड्यूसिंग शुगर्स के पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है। देखते हैं कि वो क्या करती हैं। ध्यान रखना, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। इसके अलावा लैक्टोस, माल्टोस रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ऑप्शंस में है गैलेक्टोस, ग्लाइकोजन, सुक्रोस एंड सेलुलोज। जब भी आप किसी सवाल का उत्तर दें, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्रश्न संख्या जरूर लिखिए। राइट, क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखिए। जैसे यहां पे हमने नंबर 3 लिख के आपने बताना है। 3 का सी कह रहे हैं बहुत से बच्चे। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर? व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स? कार्बोहाइड्रेट्स दैट हैव अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। ऐसे कार्ब्स जिनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है, उन्हें रिड्यूसिंग शुगर्स कहा जाता है। जैसे गैलेक्टोस, माल्टोस, लैक्टोस, ऑल मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स याद है ना? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स which cannot be hydrolyzed further. 3 carbon sugars, 4 carbon sugar, trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses, ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं। सो मोनोसैकेराइड में ही गैलेक्टोस भी है। गैलेक्टोस को नर्व शुगर भी कहते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। गैलेक्टोस इज नर्व शुगर और ब्रेन शुगर और सेरिब्रोस because it helps in the formation of myelin sheath around neurons. माल्टोस, लैक्टोस ये सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं और गैलेक्टोस के पास फ्री कीटोनिक ग्रुप है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या हैं? इफ देयर इज नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, then we call the sugar as non-reducing. सुक्रोस नॉन रिड्यूसिंग है, वो जो उस ऑप्शंस में दिया हुआ था। सुक्रोस इज कमर्शियल शुगर, टेबल शुगर, केन शुगर। चीनी जो होती है जो हम खाते हैं, दैट इज सुक्रोस, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनी होती है। सोनाली आपने सही कहा है, हिमांशु बेटा, राइट। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। Every growing tissue of the body can store some amount of glycogen. Liver and muscle cells can store large amount of glycogen, right? And cellulose तो आपको पता है पॉलीसैकेराइड है। तो हमारे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन ए, that is galactose is a reducing sugar. अगला सवाल, मिल्क शुगर इज मेड अप ऑफ। दूध में जो चीनी पाई जाती है, जो शुगर पाई जाती है, वो किससे बनी है? अच्छा, मिल्क शुगर कौन सी है? पहले ये पता होना चाहिए भाई। मिल्क शुगर होती है लैक्टोस। अब आप बताएंगे लैक्टोस कौन सी 2 शुगर से मिलके बनी है? लैक्टोस एक डायसैकेराइड है। एग्रीड रुद्रा? लैक्टोस डायसैकेराइड है। कोई बात नहीं, एक गलत हो गया तो आगे हम सही करेंगे। गलतियों से तो इंसान सीखता है। ठीक है जी, ऑप्शंस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना बेटा। गोविंद, गरिमा, रंजीत, सागर, आस्था, गुरप्रीत, जया। बच्चे 4 का डी कह रहे हैं कि लैक्टोज बना है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं माल्टोस और फ्रक्टोस, तो वो गलत है। सेकंड ऑप्शन सुक्रोस एंड फ्रक्टोस, दैट इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस, दैट इज रॉन्ग बिकॉज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस से मिलके तो सुक्रोस बनती है। तो आप सबका जवाब सही है। कनिष्क, तुमने गलत कर दिया, तुमने ए कहा है। इट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस। आपको पता है जो हमारा इंटेस्टिनल जूस है, इंटेस्टिनल जूस में लैक्टेस एंजाइम होता है और लैक्टेस एंजाइम लैक्टेस एंजाइम तोड़ देता है लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस में। क्लियर है जी? लैक्टोस इज द शुगर विच इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड लैक्टोस को इसीलिए हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। लैक्टोस एक डायसैकेराइड है। Lactose is a disaccharide and it is made up of glucose and galactose. Clear है? You know that there are some people who are lactose intolerant. Intestinal juice in certain people, it is deficient in lactase enzyme.
जन्म से ही लैक्टोस एंजाइम बनता नहीं है, ये बहुत कम बनता है, ऐसे लोग दूध नहीं पी सकते। वो अगर मिल्क लेंगे या ऐसी कोई भी डाइट लेंगे जिसमें मिल्क डायरेक्टली प्रेजेंट होगा, मिठाइयां खा ली, दूध से बनी आइसक्रीम खा ली, तो क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद लैक्टोस का बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन होता है, गैस बनती है, ब्लोटेड फीलिंग होगी, लूज मोशंस हो सकते हैं। सो दैट इज लैक्टोस इनटॉलरेंट। लैक्टोस इनटॉलरेंट लोगों को मिल्क फ्री डाइट लेनी चाहिए जिसमें दूध नहीं होता। क्लियर है आस्था? राइट, चलो अगला सवाल। What are the fats and oils mainly made up of? Now, आप जाते हैं, लिपिड्स तीन तरह के होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में आपने क्या क्या पढ़ा है? ट्राइग्लिसराइड्स और द न्यूट्रल फैट्स भी जिसे हम कह देते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स और द न्यूट्रल फैट्स में क्या है? व्हेन यू से ट्राइग्लिसराइड, इट इज मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल। सो सिंपल लिपिड्स में एक तो ट्राइग्लिसराइड्स हैं और एक वैक्सेस होते हैं। यहां सवाल है कि फैट्स एंड ऑयल्स किससे बने हैं? मेनली ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या पॉलीग्लिसराइड। आनंद, सागर, आस्था, अमाला, श्रेया, खुशी, श्लोक, शमीला, ब्यूटीफुल नेम। वेल, चलिए डिस्कस करते हैं। ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स के साथ जुड़ता है और ट्राइग्लिसराइड्स बनाता है। राइट जी, 3 फैटी एसिड अगर होंगे तो। क्लियर है? मोनोग्लिसराइड मतलब एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, डाइग्लिसराइड मतलब 2 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड मतलब 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। राइट, आसान है ना सवाल ये। अच्छा, वैक्सेस क्या होती है? जैसे कान में जो वैक्स बनती है, ईयर वैक्स, सेरुमिन। वैक्सेस आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के अलावा और अल्कोहल के साथ, जैसे माइरिसाइल अल्कोहल और पाल्मिटिक एसिड मिल जाए तो बी वैक्स बनता है। अगला सवाल, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैच्योर ह्यूमन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हमें बतानी है इनकरेक्ट बात, तो मैं अंडरलाइन कर लेता हूं कि मैं कहीं भाई प्रश्न पढ़ते समय गड़बड़ ना कर जाऊं कि करेक्ट था या इनकरेक्ट था। तो एक तरीका होता है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है उस बात को हाईलाइट कर लो ताकि दिमाग में बैठ जाए। हेमोग्लोबिन के बारे में गलत बात बतानी है इन 4 स्टेटमेंट्स में से। नंबर 1, इट हैज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये बात तो ठीक लग रही है। 2 सब यूनिट्स आर ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट्स आर ऑफ बीटा टाइप। मतलब 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स। ये भी सही लग रही है। नेक्स्ट, इट इज अ सिंपल प्रोटीन। Is hemoglobin a simple protein or a kind of conjugated protein? हाँ जी, अमाला, हरीश, शुभाशीष, श्रेया, रंजीत, पकड़ लिया आंसर आप लोगों ने। अगला ऑप्शन भी जरूर पढ़ूंगा। इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये बात सही थी। सो हीमोग्लोबिन is an iron containing protein, red colored iron containing protein present inside RBCs. Raja beta and all my Irani betiyan, it is a conjugated metalloprotein. It is not a simple protein. It is a conjugated protein. Conjugated protein वो होते हैं जिसमें प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। सो प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है और नॉन प्रोटीन पार्ट यहां पे क्या है? एक मेटल है, आयरन। ठीक है जी, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं, एक रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा ब्रिजेश, क्या आप जानते हैं हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी तो जुड़ता है? इट ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो इसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है। यू नो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ जाते हैं और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, विच इज वेरी डेंजरस। It forms a stable compound which does not dissociate easily, so the person dies of suffocation. आस्था बेटा क्लियर है ये बात? चलो छठा सवाल भी आपका सही हुआ, पूरे नंबर मिल गए आपको। आगे बढ़ते हैं और हम चाहेंगे कि सारे सवाल के जवाब सही दें। अगला क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। Which of the following is the most abundant protein in animals? जंतु जगत में, एनिमल वर्ल्ड में या जानवरों में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शंस, कैरेटिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन, एक्टिन। जल्दी से कम ऑन ब्रिजेश, जल्दी से जवाब चाहिए मुझे। आदर्श, शर्मिला, लाइबा, विकास, आस्था कह रही है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में सफोकेशन हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर बी आ चुका है, अनिक ने।
बिल्कुल सही जवाब दिया, इट इज कोलेजन। प्लीज रिमेंबर, कोलेजन जो होता है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। इवन इन ह्यूमन बॉडी अगर पूछें विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, तो याद रखिएगा इट इज कोलेजन। कोलेजन इज अ फाइब्रस प्रोटीन। कोलेजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, सेल के बाहर प्रेजेंट है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजिंग ऑल्सो। बढ़ती उम्र के साथ सेल के अंदर चीजें जो हैं वो क्रॉस नहीं कर पाती, बिकॉज कोलेजन बिकम्स रिजिड एंड इम्परमिएबल। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजिंग? प्लीज रिमेंबर इट इज कोलेजन। सो कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू टेंडन्स, लिगामेंट, स्किन। कैरेटिन क्या है? कैरेटिन इज टफ फाइब्रस प्रोटीन। टफ है, फाइब्रस है, इम्परमिएबल है, पानी की एंट्री अलाउ नहीं करता। स्किन की आउटर मोस्ट लेयर जो है कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, वहां पे कैरेटिन है। सो कैरेटिन इज प्रेजेंट इन स्किन, हेयर, बालों में है, नेल्स में है, जानवरों के सींग में है, हॉर्न में, खुर में, हूफ जिसे कहते हैं, मछलियों के स्केल्स में, इन सब जगहों पे कैरेटिन प्रेजेंट होता है। इवन फेदर्स में भी, राइट, बर्ड्स के जो फेदर्स हैं वहां भी कैरेटिन प्रेजेंट है। हेमोग्लोबिन जो था ऑप्शन में, वो तो हम जानते हैं, हेमोग्लोबिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है आरबीसीज में। एक्टिन मसल्स में है, मायोसिन एंड एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो हमारे सवाल का सही जवाब था कोलेजन। एक बात और सुन लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन ब्लड, हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है? चलो आप ये बताएंगे, ये आपके लिए है सवाल मेरा। देखते हैं कौन बताता है। प्रदीप, सोनाली, आस्था, सागर, हर्षिता, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन योर ब्लड? जया बताओ। जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया ना, जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, राइट, बेल आइकन को भी हिट करना है, एंड वीडियो पे कमेंट जरूर किया कीजिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। सही जवाब आ गया, गोविंद ने भी सही कहा है जी, इट इज सीरम एल्ब्यूमिन। याद रखना, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन योर ब्लड इज सीरम एल्ब्यूमिन। जब मच्छर हमें काटते हैं, फीमेल मॉस्किटोज ही इंसानों को काटते हैं, उनके पास पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं, और वो हमें क्यों काटते हैं? बिकॉज उन्हें हमारा सीरम एल्ब्यूमिन ब्लड प्रोटीन चाहिए अपने अंडे बनाने के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, जो बालों में हम स्ट्रेटनर्स यूज करते हैं, राइट, मोर कॉमनली गर्ल्स करती हैं, हेयर स्ट्रेटनर्स दे यूज द हीटेड प्लेट, गरम गरम प्लेट होती है ना जिसमें बालों को, हेयर को स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। सो हेयर स्ट्रेटनर्स यूज द हीटेड प्लेट्स टू टेम्परेरीली स्ट्रेटन, फ्लैटन द हेयर। दिस इज बिकॉज दे, अच्छा क्या मैकेनिज्म होता है कि जब वो हेयर स्ट्रेटनर गरम गरम प्लेट्स हम बालों में लगाते हैं तो बाल एकदम सिल्की स्मूथ हो जाते हैं और ये टेम्परेरी है, फिर थोड़े टाइम बाद वो दोबारा फिर वैसे हो जाते हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। जया, ऑप्शंस देखते हैं। ममता, सी 8th क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। इज इट दैट देयर इज डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन्स बाय चेंजिंग द पीएच? नहीं भाई, टेम्परेचर से पीएच का तो लेना देना नहीं है यहां पे कुछ। सेकंड, डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन्स बाय डिसरप्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। यहां पे सही लग रहा है, बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। सी देखते हैं, लेकिन पढ़ने तो सारे ऑप्शंस हैं। दे डिस्टर्ब द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द हेयर प्रोटीन, दैट इज नॉट पॉसिबल कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए। चौथा ऑप्शन है दे कन्वर्ट द ग्लोब्यूलर प्रोटीन इनटू फाइब्रस प्रोटीन, ये भी गलत है। तो सही जवाब मेरे सभी राजा बेटा रानी बेटियों ने सही दिया है, 8th का आंसर है बी। तो ध्यान रखिएगा, जब हम तापमान बढ़ाते हैं, जब हीट देते हैं, तो एक नॉर्मल प्रोटीन जो होता है ना बेटा, ज्यादा तापमान के कारण ना वो डीनेचर हो जाता है। हेयर स्ट्रेटनर्स दे यूज हीटेड एयर to temporarily straighten the flatten the hair by disrupting the hydrogen bonds and disulfide bonds. बालों में जो प्रोटीन है that is keratin and it exists in the form of a helix, और वो जो कैरेटिन के हेलिसेस हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। जब वो हॉट प्लेट्स होती हैं, वहां से जो हीट निकल रही है, व्हेन इट इज अप्लाइड टू द कर्ली हेयर, द हाइड्रोजन एंड द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड हेयर्स दे बिकम स्ट्रेटन। क्लियर है जी? राइट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना लक्ष्मी बेटा। चलो आगे बढ़े, 8वें का आंसर बी हो गया। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, which level of protein organization is exemplified by alpha helices and beta pleats? प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते समय आपने पढ़ा है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन।
सेकेंडरी होता है कि वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपने ऊपर फोल्ड कर सकती है, कॉइल कर सकती है, अल्फा हेलिक्स बना सकती है, या वो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर बना सकती है। प्रश्न संख्या जरूर डालिए आदर्श बेटा। आकाश, रंजीत, माही, क्वेश्चन नंबर 9 आपने सही पकड़ा है। आंसर इज बी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सो एक बार देखते हैं कि प्रोटीन्स के अलग अलग स्ट्रक्चरल लेवल्स क्या हैं। सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे ये ढेर सारी छोटी छोटी ईंटें हैं और ईंटों ने मिल करके एक दीवार बना दी, मतलब एमिनो एसिड्स ने मिलकर प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी, और कुछ प्रोटीन्स में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे हीमोग्लोबिन में, कि भाई एक से ज्यादा तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है ना, याद है बेटा? ठीक है जी। सो द फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इन डिफरेंट वेज गिव्स राइज टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स की एग्जांपल केराटिन मायोसिन है, बीटा प्लीटेड शीट भी एक तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर। आस्था, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस द न्यूक्लियोसाइड डज नॉट यील्ड। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड में मत कंफ्यूज हो जाना, न्यूक्लियोसाइड डज नॉट यील्ड। जब एक न्यूक्लियोसाइड टूटता है तो इनमें से क्या नहीं बनता है? प्यूरीन, पायरिमिडीन, ये तो नाइट्रोजनस बेसेस हैं। न्यूक्लियोसाइड बना होता है नाइट्रोजनस बेस से और पेंटोज शुगर से। नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, और अगर इसके साथ फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड लग जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। आस्था ने सही जवाब दिया है। कनिष्क कह रहे हैं कितने सवाल हैं? कनिष्क बेटा हमारे साथ बने रहिए, एंड तक आपको पता चल जाएगा। एंड यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आपको कहना चाहिए जितने सवाल ज्यादा से ज्यादा हो सके कम से कम समय में, वी वांट दैट। आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज फॉस्फोरिक एसिड। तो सुन लीजिए, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज एंड अ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कैन बी प्यूरीन जैसे एडेनिन, ग्वानिन, और इट कैन बी अ पायरिमिडीन, साइटोसिन, थाइमिन, या आरएनए के केस में यूरिसिल। ध्यान देना बेटा, इट डज नॉट कंटेन फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फेट लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अभिषेक, इज इट क्लियर? विकास, श्रेया, मधुमिता, मधुमिता भी रेगुलर स्टूडेंट बन चुकी हैं। फिर से कहूंगा, जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, जल्दी से सेशन लाइक करने में मुझे तो एनर्जी मिलती, पता नहीं दुगनी हो जाती है एनर्जी। एक मैं गर्म पानी रखता हूं आप लोगों के साथ सेशन लेते समय गला तर करने के लिए, और आपके जो लाइक्स हैं वो मैं घोल के एटीपी की फॉर्म में पी जाता हूं इसमें। सो आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं जो नया सीरीज हमने बूस्ट योर बायोलॉजी आपके साथ शुरू किया है। मैं आपको बता दूं, जल्द ही हम आपके लिए और भी बेहतरीन सीरीज लेकर के आ रहे हैं। सो इसलिए चैनल आपको सब्सक्राइब रखना है। आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल। अगला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयरिंग्स इज आर पॉसिबल? प्यूरीन प्यूरीन पॉसिबल है, पायरिमिडीन पायरिमिडीन पॉसिबल है, या प्यूरीन और पायरिमिडीन पॉसिबल है, या ऑल ऑफ दीज? सवाल यह है नताशा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयरिंग्स इज आर पॉसिबल? संभव कौन से हैं इसमें से? हाँ जी, सोनाली पूछ रही है आपका दांत कैसा है? रूट कैनाल हुआ है, अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा, उतनी ज्यादा बुलंद आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मेरी फीलिंग्स उतनी ही बुलंद है आप लोगों के लिए। 11वें सवाल का जवाब दीजिए साक्षी बेटा, राइट? हाँ जी। See, purines of one strand, they form bond with the pyrimidines of the next strand. क्लियर है जी? सो प्यूरीन और pyrimidine 11 का सी आपने सही जवाब दिया है। वंडरफुल, होशियार हो गए ये बच्चे सारे। प्यूरीन्स विद pyrimidines। क्लियर है? नेहा, अली, जया, सबका जवाब सही है। रुद्र पटेल, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। अगला सवाल एमिनो एसिड्स पे। देखो, पूरी बायोकेमिस्ट्री में ना मेरा फेवरेट अगर पूछा जाए, मुझे एक तो अमीनो एसिड्स पसंद है, प्रोटीन्स, और एक एंजाइम्स। आप कहेंगे सर एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर, मतलब दिस इज द एरिया विच रियली फैसिनेट्स मी। प्रोटीन्स आर द मोस्ट डाइवर्स बायोमोलिक्यूल्स। इतनी वैरायटी है प्रोटीन्स में, बिकॉज इतने सारे अमीनो एसिड्स हैं, अलग अलग तरीके से जुड़ के वो अमीनो एसिड्स वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट लेते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल, है ना। कुछ अमीनो एसिड हैं जो शरीर में बन जाते हैं,
कुछ ऐसे हैं जो नहीं बन पाते, जो नहीं बन पाते वो हमें भोजन में चाहिए, वो हमें डाइट में चाहिए। देखो मैं क्लू भी दे रहा हूं साथ साथ। पहला ऑप्शन था एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ऑप्शन ए कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, ओके, दे नीड नॉट बी टेकन एसेंशियली इन डाइट। तीसरा है दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल्स, एंड चौथा है दे आर आल्सो कॉल्ड डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड नहीं, वो इनडिस्पेंसेबल होते हैं, इसेंशियल वाले। बिल्कुल सही, 12वें का जवाब ए है। ये हुई ना बात। चलो सुन लो, मैं एक्सप्लेन करता हूं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स के नाम भी बताऊंगा अभी मैं आपको। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं बेटा जो हमारे शरीर में नहीं बन सकते। इसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, वो आपको भोजन में लेने पड़ेंगे। Plants can synthesize all the amino acids which are required by them. Animals cannot synthesize 7 amino acids, right? So, इसलिए ये हमें डाइट में लेने पड़ेंगे। इन्हें इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स कहा जाता है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स को, राइट? जो नॉन इसेंशियल होते हैं, नॉन इसेंशियल का मतलब ये नहीं कि वो बेकार के हैं, नॉन एसेंशियल का मतलब है कि वो डाइट में नहीं चाहिए, वो आपके लिवर में बन जाएंगे ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन से। पहले ग्लूटामिक एसिड बनता है, उससे फिर कीटो एसिड के साथ जुड़ के और अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। क्लियर हुआ जी? सो हमारा जो ये सवाल था, प्रश्न संख्या थी हमारे पास 12, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है ए। 20 अमीनो एसिड्स के नाम बता दूं मैं आपको फटाफट, जो आपको याद रखने। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, सीरीन, थ्रियोनिन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, एस्पाराजिन, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सिस्टीन एंड मिथ्योनिन आर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। याद रखना है, ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। याद रहेंगी ये सारी बातें ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक में से क्वेश्चन नंबर 13। द बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन अमीनो एसिड्स ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन आर कॉल्ड। एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं? वो बॉन्ड्स कौन से हैं? क्या वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं? क्या वो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं? क्या वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं? या वो मेटालिक बॉन्ड्स हैं? बताइए जी। जाफर अली कह रहे हैं सर मेरा नाम जरूर लीजिए। जाफर, मेरे तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं, आप एक बेहतरीन डॉक्टर बने, दुनिया खुद ब खुद आपका नाम लेगी जी। व्रजेश, हर्षिता, क्वेश्चन नंबर जरूर डालो। शौर्य, क्वेश्चन नंबर डाल के बताओ। 13 का बी बता रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है, आसान क्वेश्चन था। पेप्टाइड बॉन्ड्स ही तो होते हैं एडजेसेंट अमीनो एसिड्स में, ठीक है जी। एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड आपस में जुड़ा, दे अंडरगो कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। कॉन्डेंसेशन रिएक्शंस वो होती हैं इन विच टू रिएक्टेंट्स दे कंबाइंड विद द लॉस ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, राइट? पेप्टाइड बॉन्ड कहां कहां बनता है? COOH ग्रुप है और एक अमीनो एसिड में, और दूसरे में NH है, तो इन दोनों के बीच में विद द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, राइट? क्लियर है? ठीक है जी। मौसमी मुखर्जी कह रही हैं सर मेरा नाम जरूर बोलिए। मैंने आपका नाम ले लिया है ना? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? पहला है एवरी केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म इज अ कैटलाइज्ड रिएक्शन। सेकंड, the process of formation or breaking down of the substances through chemical reactions in living organism is called metabolism. Next, the proteins with catalytic power are called enzymes. मोहम्मद इमरान, बताइए जी, क्या ये सारी स्टेटमेंट्स सही हैं या इनमें से कोई गलत लग रही है? चलिए डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, बिल्डिंग अप पाथवे, एनाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव पाथवे, ब्रेकडाउन रिएक्शंस, डिस्ट्रक्टिव पाथवेज, कैटाबॉलिज्म, राइट? ये सब हर समय हो रहा है एक्सेल में। मेटाबॉलिज्म हर समय हो रहा है, राइट जी? मेटाबॉलिज्म एक बेसिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बदल देते हैं, राइट? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स, राइट? एंड मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. The proteins which act as catalyst in the biochemical reactions, they are called as what?
एंजाइम्स। शगुन, आपका जवाब भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी है। याद रखिएगा, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, बड़े ध्यान से पढ़ना, उन्हें जल्दबाजी मत करना। कई बार एक सिंगल वर्ड में कोई ट्विस्ट होता है और हम जल्दबाजी में फोकस नहीं कर पाते वहां पे और सवाल गलत हो जाता है। आस्था कह रही है एनसीईआरटी की लाइंस है। ग्रेट, इतने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है आपने। नेक्स्ट, एंजाइम में से एन एंजाइम में बी रेंडर्ड इनऑपरेटिव। ध्यान से, किसी एंजाइम को इनऑपरेटिव या नॉन फंक्शनल बनाया जा सकता है बाय, मतलब किस प्रकार से? पहला ऑप्शन बाय एडिंग एपो एंजाइम, दूसरा ऑप्शन बाय डबलिंग इट्स कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन डबल कर दो, तीसरा ऑप्शन ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट, उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दो। थोड़ा सा क्लू यही छुपा हुआ है। एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट स्पॉट, एंजाइम की वो जगह जहां पे आके सबस्ट्रेट जुड़ता है, अगर वही ब्लॉक कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? मिल गया ना आंसर? गोविंद, प्रियल, ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ो ना, तो अपने आप आंसर मिल जाता है वहां पे, अगर आपने पढ़ाई ठीक से कर रखी है। अगला ऑप्शन है रिमूविंग बाय प्रोडक्ट्स एज सून एज दे आर फॉर्म्ड। सो मेजॉरिटी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली। एक्टिव साइट वाला जो ऑप्शन है वो इसका आंसर है। एन एंजाइम कैन बी रेंडर्ड इनऑपरेटिव बाय ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट। आप कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाल दो रिएक्शन में, वो एक्टिव साइट के साथ जाके जुड़ जाएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा विच विल नॉट डिसोसिएट टू गिव अ प्रोडक्ट। राइट जी? एक्टिव साइट क्या है? इट इज द साइट एट विच अ सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एन एंजाइम। एक्टिव साइट कहते हैं, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कहते हैं, एक्टिव स्पॉट भी कह देते हैं। ओके, अगर यहां पे आपने ब्लॉक कर दिया उसे, तो एंजाइम कहेगा भैया अब मैं काम ही नहीं कर सकता। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15 इज सी। राइट, चलो आगे बढ़े। कमेंट भी जरूर करना, जब वीडियो खत्म हो जाता है ना, आप कमेंट किया कीजिए, आपके कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं सब। ओके, नेक्स्ट, enzymes catalyzing the breakdown of larger molecules into smaller molecules। जो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, उन एंजाइम्स को क्या कहते हैं? तोड़ने की बात आ रही है, ब्रेकिंग की। आर दे कॉल्ड हाइड्रोलेसिस? आर दे कॉल्ड आइसोमेरेसिस? लाइगेसेस, लाइगेशन का मतलब तो जोड़ना होता है, या फिर डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी, आप उन्हें हाइड्रोलेस या लाइगेस कह सकते हैं। ब्रिजेश, गलत दे रहे हो जवाब, ध्यान से पढ़ लो जरा, गड़बड़ कर रहे हो। हाँ जी, मोहम्मद इमरान, आप सब लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल का प्लेलिस्ट भी एक्सप्लोर करो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है ऑलरेडी हम सेशंस आपके साथ ले चुके हैं। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सेशंस हो चुके हैं। उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जरूर देख लीजिएगा। भाई क्या पता एज इट इज क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ जाए, तो किस्मत ही जाग जाएगी ना हमारी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ओके, हाइड्रोलिसिस, enzymes that catalyze the hydrolysis of their substrate by adding constituents of water। राइट, सो जो हमारा प्रश्न था उसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। आइसोमेरेसिस क्या है? ऐसे एंजाइम्स which catalyze the reaction in which substrate is converted into positional और optical isomers। जो आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस करवाते हैं वो आइसोमेरेसिस है। लाइगेसिस का मतलब होता है जोड़ देना, जैसे डीएनए लाइगेस के बारे में आपने पढ़ा है। सो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है 16 का ए। राइट मधुस्मिता? चलो 17वां सवाल 17, स्टेटमेंट बेस्ड है, लंबा चौड़ा है, आराम से पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाई? एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में आप सबस्ट्रेट डालते जाइए, एक लिमिट तक उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, उसके बाद नहीं। क्यों? See, till the time all the active sites of all the enzymes are occupied by substrate, उसके beyond possibility नहीं है। तो पहला ऑप्शन, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम लूज देयर अफिनिटी फॉर ईच अदर। क्या सबस्ट्रेट बढ़ने से सबस्ट्रेट और एंजाइम की अफिनिटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? नहीं, ये तो हो नहीं सकता। सेकंड, विद इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देयर इज नो फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द रिएक्शन टू अकर। ये भी कोई लॉजिक नहीं है कि कोई जगह नहीं बच रही उसे होने की। अगला ऑप्शन, विद इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पीएच ऑफ द रिएक्शन मीडियम चेंजेस। पीएच कैसे बदल सकता है? सबस्ट्रेट तो ऐड करा है, आदिल, श्लोक, जया, है ना? सही बात है ना? पीएच थोड़े ना बदल जाएगा उससे।
काम्या, इज इट क्लियर? तो डी ऑप्शन देखते हैं, देर आर नो फ्री एंजाइम्स अवेलेबल टू रिएक्ट विद द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स, right? Because all the active sites of all the enzyme molecules have been occupied by the substrate. तो फिर उसके बियॉन्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। नाउ एक बेसिक बात याद रखिएगा राजा बेटा, सुनो, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, जैसे जैसे एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में सबस्ट्रेट डालेंगे ना, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस but up to a certain limit. क्या लिमिट है? Till the time all the active sites of all the enzymes are occupied by substrate. जो ग्राफ आएगा वो लीनियर नहीं होगा, शुरुआत में बढ़ा, उसके बाद जाकर के बेचारा सीधा हो जाएगा। The limit is till, कब तक है वो लिमिट? All the active sites of all the enzymes are available, which are available, they are occupied by the substrate. So beyond that, if you are increasing the substrate concentration, कोई एडिशनल इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज कोई फ्री एंजाइम बचा ही नहीं है बेचारा काम करने के लिए। ठीक है ना मौसमी? राइट। सो अब आप इस ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं। शुरुआत में देखिए, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है, एक लिमिट तक वो चीज बढ़ती है और उसके बाद जाकर के वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाती है। बियॉन्ड दैट वो इंक्रीज नहीं कर सकती। अच्छा, यहां पे आपको ना Km वैल्यू भी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। राम्या, Km वैल्यू क्या होता है? It is that substrate concentration at which rate of reaction is half of the Vmax, right? Astha? 18. Which of the following statements is incorrect? एंजाइम के बारे में गलत बात, incorrect बात। पहला ऑप्शन, the competitive inhibitor does not affect the rate of breakdown of enzyme substrate complex. Second, in competitive inhibition, inhibitor molecule is not chemically changed by the enzyme. एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैसा है? इट रिजेंबल्स क्लोजली इन स्ट्रक्चर विद द सबस्ट्रेट। जैसे मेलोनेट एंड सक्सीनेट का एग्जांपल आप जानते हैं ना, मेलोनेट रिजेंबल्स क्लोजली इन स्ट्रक्चर विद सक्सीनेट एंड इट कंपीट्स फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। तो मतलब एक ताला और उसकी दो मिलती जुलती चाबियां हैं, एक असली चाबी है, एक नकली चाबी है। तो नकली चाबी जुड़ गई ताले के साथ, ताला जाम हो गया। यही होता है ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट जी? मधुबनी मुखर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स इररिवर्सिबली। इज इट इररिवर्सिबल? इट बाइंड्स इररिवर्सिबली विद द एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। डी ऑप्शन, enzyme inhibitor complex which is formed is inactive as it cannot form products. प्रियांशु, नेहा, चलो एक एक ऑप्शन का जिक्र करते हैं, सुनिएगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? दे आर स्ट्रक्चरल एनालॉग्स, मतलब हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर। किसके सिमिलर? सबस्ट्रेट के जैसे। सपोज ये एक एंजाइम है, इसका एक्चुअल सबस्ट्रेट ये है, और आपने एक सबस्ट्रेट ऐसा डाल दिया जिसकी शक्ल सूरत ऐसी है, ये इनहिबिटर है। वो ई शेप्ड एंजाइम है ना, नॉर्मल उसका सबस्ट्रेट और उसकी शक्ल से मिलता जुलता है एक इनहिबिटर, तो दैट इज स्ट्रक्चरल एनालॉग। They compete for the same site on the enzyme molecule that are normally occupied by the substrate. So जो competitive inhibitor है, it resembles closely in structure with the substrate and competes for active site of the enzyme. Now, in the presence of inhibitor, जब inhibitor मौजूद है, the substrate molecules are not able to bind at the active site. The inhibitor will bind, but it will be binding reversibly. Competitive inhibition is reversible. Competitive inhibition can be overcome. कैसे? By increasing the substrate. आप substrate की मात्रा बढ़ा दीजिए. The probability that now the enzyme will bind with the substrate, that will be more. So the correct answer to question number 18 is C. ये काफी लोगों का गलत गया है। आदर्श, तुमने भी गलत करा। रंजीत पखीरा नाम से आईडी है, उन्होंने सही करा है। रंजीत मान गए भाई, आपको रंजीत के नाम की एक बार क्लैपिंग हो जाए भाई। आई वांट कि आप रंजीत के नाम के प्यारे प्यारे फ्लावर्स, केक्स एंड कैंडीज भेज दीजिए। मोटिवेट भी करना चाहिए ना बच्चों को। जिन्होंने सही जवाब दिया भाई, उनके लिए तालियां भी होनी चाहिए और उनके लिए
विशेष तरह के उपहार भी होने चाहिए। यहां पे हम आपको वर्चुअल उपहार भेज सकते हैं। ओके, 19वां क्वेश्चन। हाँ जी, शर्मिला ने सही कहा, वो लूजली बाइंड करता है, रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन है। सुनो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायग्राम उठाया गया है। दिस डायग्राम इलस्ट्रेट्स एनर्जी चेंजेस इन एन एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। एंजाइम्स करते क्या है? बेसिकली एंजाइम्स प्रोवाइड अ यूनिकली स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू इंटरैक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट। एंजाइम ने एक स्ट्रक्चरल प्लेटफॉर्म दे दिया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तुम आओ और प्रोडक्ट में बदल जाओ। Enzymes, they decrease the activation energy. What is activation energy? Activation energy होती है नेहा बेटा, it is the energy which is required to start a reaction. अब ये जो ग्राफ दिया गया है, which of the following represents lowering of the activation energy? अब आप इसको गौर से देखिए, यहां पे आपको reactants नजर आ रहे हैं, ये एनर्जी दी गई और ये प्रोडक्ट में बदले। एक जगह पे हमने Z दिखाया है, एक जगह पे Y दिखाया है, ठीक है जी। अब आपने देखा कि एंजाइम अगर प्रेजेंट है और एंजाइम अगर प्रेजेंट नहीं है तो डिफरेंस कहां आ रहा है ना? डिफरेंस कितना आ रहा है वो कैसे आप शो करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी? नाउ सी, ये रहा जी ग्राफ आपके सामने। ऊपर दिया है एनर्जी विच इज विदाउट द एंजाइम, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जब एंजाइम नहीं है, तो बिना एंजाइम के रिएक्शन हो जाएगी, बट आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और दूसरा ग्राफ जो नीचे वाला है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो अब सिंपल तरीका है, कैसे आप कैलकुलेट कर लेंगे जी? दैट विल बी Z माइनस Y। क्लियर हुआ ये आपको? माही ने भी डी कहा है, मोहम्मद इरफान ने डी कहा है, मेजॉरिटी बच्चों ने आंसर डी दे दिया था। दैट्स वंडरफुल। नेहा प्रवीण, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। सोनाली, इट्स क्लियर टू यू ना बेटा? नेहा क्लियर है? वंडरफुल। चलो क्वेश्चन नंबर 20। The organic substance that are transiently bound to the apoenzyme. एक होता है सिंपल एंजाइम, एक होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम को ध्यान दीजिएगा, कॉन्जुगेटेड एंजाइम को होलो एंजाइम भी कहते हैं। होलो एंजाइम दो चीजों से बना है, इसमें एक होता है प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज apoenzyme. It determines the structure and specificity of the enzyme. दूसरी चीज होती है बेटा होलो एंजाइम में, दूसरी चीज होती है प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना? जिसमें दूसरी प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, मेटल एक्टिवेटर हो सकता है, को एंजाइम हो सकता है, इनको कोफैक्टर्स कह देते हैं। दैट डिटर्मिन्स द कैटालिटिक एक्टिविटी। सो सवाल था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर ट्रांजिएंटली बाउंड टू द एपोएंजाइम, क्या वो होलो एंजाइम होगा? नहीं, बल्कि एपोएंजाइम तो खुद होलो एंजाइम का एक हिस्सा है। विल इट बी अ मेटल आयन? अगर हमने मेटल आयन कहा है तो वो ट्रांजिएंट नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इन दिस विल बी व्हाट? द करेक्ट आंसर, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं। राम्या, चलिए देखते हैं जी। मैं आपको बता रहा था कि होलो एंजाइम दो चीजों से बना है, प्रोटीन पार्ट एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर दैट इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। कोफैक्टर्स कई तरह के हो सकते हैं। कोफैक्टर अगर बहुत टाइटली बाउंड है, जैसे हेम इन एंजाइम, हेम पोरफायरिन, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो, या फिर कोफैक्टर लूजली बाउंड भी हो सकते हैं, दैट इज कोएंजाइम। ऑफन द विटामिन्स द फंक्शन इज कोएंजाइम्स, जैसे कोबामाइड हो गया, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हो गया राइबोफ्लेविन से, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया राइबोफ्लेविन से, है ना? तो ये कोएंजाइम है। Coenzymes are the organic compounds which are transiently bound to apoenzyme, और metal ions जो हैं inorganic parts हैं जो कि strongly bound होते हैं। जैसे बहुत से enzymes हैं जिनको metal ions चाहिए होते हैं अपना काम करने के लिए। जिंक चाहिए, किसी को क्लोराइड आयंस चाहिए, किसी को कोबाल्ट चाहिए, किसी को निकल चाहिए, किसी को मैग्नीशियम चाहिए। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20 इज कोएंजाइम। आशुतोष, रोहित, सृष्टि, बिल्कुल सही जवाब। मजा आया जी? सेशन अटेंड करने का मजा आया तो एक बार लाइक्स का राउंड दोबारा से हो जाना चाहिए। ग्रेट। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए बेटा। और भी बेहतरीन सीरीज हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, टेलीग्राम के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सेशन का पीडीएफ भी हम टेलीग्राम के साथ आप शेयर करते हैं और रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं टेलीग्राम पे, जो भी सेशंस होते हैं अलग अलग प्रोफेसर्स के। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक्टिव रहें इन मीडिया पे,
चलिए, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको ढेर सारी गुड विशेस देता हूं और मैं आपको फिर से बता दूं, बूस्ट योर बायोलॉजी सीरीज एवरी मंडे टू फ्राइडे, रोजाना मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कितने बजे? 5 बजे हम लोग आपके सम्मुख होते हैं। बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स आपको कराए जा रहे हैं। बॉटनी बीना मैम करा रही हैं, जूलॉजी के चैप्टर्स मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं। बीना मैम मेंटी क्विज भी लेती हैं, तो आपको क्विज भी जरूर अटेंड करना है। इज इट क्लियर जी? So I hope you enjoyed the session. God bless you all. Wish you all a very bright and prosperous future. Namaskar. Stay blessed.